सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं दीप्ति गुप्ता जी द्वारा रचित कहानी आस्था। करुणा हैरान थी, सोच में पड़ी थी कि यह इत्तेफाक है या देवी कृपा या चमत्कार है या कोई अनहोनी है। वास्तुशास्त्र में गहरी रुचि के कारण उसने नौकरी के साथ साथ इस विषय पर प्रसिद्ध वास्तुशास्त्रियों की पिछले 2 वर्ष से अनगिनत किताबें पढ़ डाली। साथ ही उत्सुकतावश करुणा ने चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंगशुई पर भी खासा अध्ययन करते हुए चाइनीज और भारतीय वास्तुशास्त्र की समानता और असमानता की थाह लेने की दृष्टि से अध्ययन किया है। इसके उपरांत उसने अपने घर में दोनों वास्तु का प्रयोग करके परीक्षण करना शुरू किया। उसने अनुभव किया कि कुछ चीज़ों में उसे लगभग 1 महीने के अंदर ही परिणाम मिलने शुरू हुए, जबकि कुछ में 1 सप्ताह में ही अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक घटने लगा। वह इस विज्ञान के माध्यम से घर में आए परिवर्तनों से खुश होने से ज़्यादा चकित थी। इतने कम समय में परिणामों की तो उसने तनिक भी उम्मीद नहीं की थी। स्थायी घर मिलने में उसे लगभग 1 साल का समय लगा, जो सही था। इतना समय तो लगना भी चाहिए। इससे उसकी आस्था वास्तुशास्त्र के तर्कयुक्त विज्ञान में और भी गहरी हो गई। करुणा का अटल विश्वास था कि कोई भी काम ढंग से करने के लिए लगन और परिश्रम जरूरी होता है। जीवन में सुख, शांति इंसान के सकारात्मक कर्मों, सच्ची और अच्छी जीवन शैली पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह भी निर्विवाद सत्य है कि यदि हम वास्तु विज्ञान को जीवन में एक निष्ठता से अपनाएं तो सुख, शांति और संपन्नता, समृद्धि दुगनी हो सकती है। जीवन के वास्तु से आवृत होने पर कठिन से कठिन काम भी सरलता से अच्छे परिणाम देने वाले हो जाते हैं। करुणा ऑफिस में भी लंच टाइम या कभी भी खाली समय मिलने पर वास्तुशास्त्र की पुस्तकें पढ़ती थी और उन पढ़ी गुनी बातों का परीक्षण हेतु अप्लाई भी करके उन्हें देखती थी। उसने भारतीय और चाइनीज वास्तुशास्त्र का मिश्रित प्रयोग करके अनेक सकारात्मक परिणाम घटते अनुभव किए। उसने लाफिंग बुद्धा, मेटल चाइम, क्रिस्टल, सिक्के आदि वाटर जोन, वुड जोन, मेटल जोन आदि में फेंगशुई के नियमानुसार घर में रखे हुए थे। वह इन चीज़ों के रखने के दिन से लेकर परिणाम मिलने के दिन तक की अवधि भी नोट करती थी। कभी परिणाम एक सीमा पे जाकर रुक जाते और अटके से रहते। करुणा उन प्रतीक चिन्हों को एक खास अवधि के बाद फिर से ऊर्जित करती और पाती कि ऊर्जा चक्र सक्रिय होता जाता और परिणाम करवट लेने लगते। उसने अपने घर के अलावा ऑफिस रूम में भी अपेक्षित प्रयोग इस तरह से किए कि कोई नोटिस ना कर पाए, क्योंकि वह अपने इन आस्थापरक प्रयोगों को सबकी नज़र से परीक्षण अवधि तक बचाकर रखना चाहती थी। धीरे धीरे उसने अपने संबंधी जनों और परिचितों को भी उनकी आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी बातों में वास्तु अपनाने के सुझाव यदा कदा देने शुरू किए। वह जानती थी कि इस तरह के आध्यात्मिक, तर्कयुक्त एवं भावनात्मक आस्था से जुड़े तथ्यों को ऐसे ही किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उचित समीकरण का ध्यान रखते हुए सही प्रयोग द्वारा ही उनकी अर्थवत्ता को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए जब संबंधी जनों व परिचितों को सकारात्मक परिणाम मिले तो उन सबका भी विश्वास प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित इस विज्ञान के प्रति सक्रिय हुआ और उन्होंने करुणा से अपने घरों में मिश्रित वास्तु के आधार पर व्यवस्थाएं करवाईं। वास्तु के बारे में इतना सुनने के बावजूद भी वे इसे अपनाने की हद तक आस्थावान नहीं थे, किंतु करुणा की वजह से उन सबकी भी वास्तु में रुचि जागी और इच्छित परिणाम पाकर उनका विश्वास भी कायम हुआ। करुणा ऑफिस लौटकर बिस्तर पर रिलैक्स मूड में पसरी आराम ही कर रही थी कि तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी बज उठी। उस समय वह पूरी तरह अपने साथ होना चाहती थी, सो घंटी से वह थोड़ा खींची सी, लेकिन दूसरे ही पल उसके संस्कारी मन ने उसे फोन की ओर बढ़ा दिया। फोन उठाकर वह बोली, यस करुणा हियर। करुणा गर्ग, उधर से किसी बुजुर्ग का भारी स्वर उभरा। जी हाँ, बोल रही हूँ। बेटा, मैं राजेंद्र कुलकर्णी बोल रहा हूँ। कुछ लोगों से तुम्हारी वास्तु कंसल्टेंसी की तारीफ सुनी है।
पता चला है कि तुम वास्तु और फेंगशुई दोनों को मिलाकर बड़े कामयाब सुझाव देती हो। जी, थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, करुणा सोचती सी बोली। क्या हमारे घर आ सकोगी? बुजुर्गवार के ममत्व भरे विनम्र निवेदन को करुणा टाल नहीं सकी और उसने उनके घर का पता, फोन नंबर वगैरह लेकर उन्हें रविवार का दिन दिया। 2 दिन से ऑफिस में वर्कलोड अधिक होने के कारण करुणा कुछ थोड़ी थकान सी महसूस कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग चुस्त था। शारीरिक थकान तो वह जब तब महसूस करती थी, पर उसने मानसिक रूप से कभी भी थकान नाम की चीज नहीं जानी थी। अपनी क्षमता से अधिक घर बाहर का काम करने के कारण ही वह थकती थी, वरना वह एक्टिव बल्कि ओवर एक्टिव ही रहती थी। नीलिमा अक्सर उससे कहती, भाई मैं तो कोई काम किए बिना ही नौकरों चाकरों की सेवा में रहती हुई भी थकी रहती हूँ, और एक तू है कि इतने काम करके भी उफ तक नहीं करती। जब बिल्कुल ही हद हो जाती है ना, तभी तो थकती है। क्या राज है डियर मैडम तुम्हारी इस ताजगी और चुस्ती का? यह सुनकर करुणा हमेशा मुस्कुरा भर देती। आज करुणा ने सोचा कि नीलिमा के घर धावा बोला जाए। वह पिछले कई दिनों से उसे उलाहना भी दे रही है कि घर नहीं आती, सो उसने सीधे नीलिमा के घर की ओर कार मोड़ दी। कोरेगांव पार्क आते ही उसने नीलिमा के बेटे के लिए जर्मन बेकरी से ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज ली और झटपट अपनी बोलेनो को उसने लेन नंबर 7 के अंदर दौड़ा दिया। कार पार्क करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर करुणा ने तत्परता से कॉल बेल बजाई। सामने नीलिमा की डोमेस्टिक हेल्पर मंगला खड़ी थी। हंसते हुए नमस्ते करती हुई बोली, आइला दीदी जी, आप कितने दिन में आए आप? अरे आया नहीं, आई आई आप बोलो। करुणा उसे सुधारती हुई सोफे पे बैठ गई। तभी अचानक उसे यूं सामने देखकर नीलिमा ने खिलखिलाते हुए गले से लगाया, वाह क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। तो आज याद आई गई मेरी। अब बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ। करुणा भी घोषणा करती हुई बोली, इसी इरादे से तो अचानक धावा बोला है कि चाय से लेकर खाने तक सब खाकर तुझे निहाल करके ही जाऊंगी। सच तो ये है नीलू कि पिछले 2 दिनों से ऑफिस में वर्कलोड अधिक होने के कारण आज मेरा घर जाने का, फिर अकेले अकेले खाना बनाने का मन ही नहीं था। सो तुझसे पूछे बिना दोस्ती के पूरे अधिकार के साथ मैंने तेरे घर पर धावा बोल दिया। सोचा मिलना भी हो जाएगा और तुझसे मिलकर थकान भी छूमंतर हो जाएगी। नीलू ने प्यार में आकर करुणा के गले में बाहें डाल दी और मंगला से चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। कब रात के 10 बज गए, करुणा और नीलू और उसके पति और उसके बेटे को पता भी नहीं चला। करुणा ने सबसे विदा ली और 11 बजे घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर ब्रश करके बेडरूम में मोपांसा की कहानियों की किताब लेकर लेट गई। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सवेरे आंख खुली तो देखा घड़ी 8 बजा रही थी। ओफो, इतनी देर हो गई। बुदबुदाती हुई वह हड़बड़ा कर उठी और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। शावर लेकर बिना सांस लिए रफ्तार से तैयार हुई और पूजा की और उसके बाद लपट झपट कर चाय बनाई, पी और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। देर होने की वजह से नाश्ता भी नहीं कर सकी थी। खैर वह तो ऑफिस की कैंटीन से मंगा लेगी। रास्ते में मिलने वाले गिल्लू से उसने रोज की तरह छोटी सी माला खरीदी और कार में रखे गणेश जी पर माला चढ़ा दी। इतने में ग्रीन सिग्नल हो गया और उसने भी रफ्तार से कार दौड़ा दी। कई दिनों से कार का थर्ड गियर ठीक से नहीं लग रहा था, कहीं कुछ अटकाव सा था। सोचा शाम को लौटते समय मैकेनिक को दिखाएगी। कार की सर्विसिंग भी ड्यू थी। ऑफिस में उसका सारा दिन फाइलों से जूझते हुए बीता। शाम को कार वर्कशॉप में ले जाकर उसने मैकेनिक को सौंपी और ईस्ट स्ट्रीट की दुकानों में फेंगशुई का सामान खोजने लगी। अंत में एक दुकान पे उसे वुडन चाइम्स और सिरेमिक का फव्वारा मिल गया। वह उत्साहित सी डिलीवरी बॉय को कार तक साथ ले आई। मैकेनिक ने ऑयल वगैरह चेक करके गियर ठीक कर दिया था, साथ ही ज़रूरी चीज़ें भी चेक कर ली थी। पीछे के दरवाजे का हैंडल भी उसने बिना कहे ठीक कर दिया था। करुणा ने एक के बाद एक चारों गियर डालकर देखे और मैकेनिक को रुपए देने के लिए जैसे ही पर्स खोला तो वह बोला, मैडम आप परसों कार वर्कशॉप में छोड़ दीजिए सर्विसिंग के लिए। आज तो कोई काम ही नहीं था, इसका कुछ नहीं बनता। करुणा भी उस भले मानुस पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। ठीक भैया, थैंक्स तो दे सकती हूँ ना। वह भी हाँ में सिर हिलाकर सलाम ठोकता चला गया। महानगर की सबसे बड़ी त्रासदी है शाम का उमड़ता ट्रैफिक और पॉल्यूशन के घुमड़ते बादल।
ऑफिस घर से इतनी दूर नहीं था जितना कि वाहनों की घनछत भीड़ के कारण दूर लगता था। ऐसी भयंकर रेलम पेल में कार चलाना किसी टॉर्चर से कम नहीं था। घर का 1 घंटे का रास्ता वह 2 घंटे में तय कर पाती थी। उसकी कार चौराहे के पास थी कि तभी ग्रीन लाइट बंद हो गई और रेड लाइट दमदमा उठी। इतने में सीट पर रखा मोबाइल झनझना उठा। करुणा ने देखा कोई अजनबी नंबर उस पर झलक दिखला रहा था। कार रुकी थी तो उसने जल्दी से बात करना ठीक समझा। उधर से कोई खुरदुरा पुरुष स्वर मोबाइल से उसके कान में टकराया था। मे आई स्पीक टू करुणा गर्ग? स्पीकिंग। मे आई नो हु इज ऑन द लाइन? दिस इज समीर सिन्हा। जी कहिए। मैं अपने अपार्टमेंट में आपसे वास्तु संबंधी कंसल्टेंसी लेना चाहता था। आपको कब सुविधा रहेगी आने की? देखिए प्लीज़, मैं प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री नहीं हूँ। मैं तो शौकिया यूं ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो आप शौक को संजीदगी से व्यवसाय में बदल लीजिए। गैरों का भला भी हो जाएगा और आपको आर्थिक लाभ भी। प्लीज़। करुणा चाहते हुए भी गैरों का भला इसके आगे कुछ न कह सकी। फिर बोली, आप मुझे 7 बजे फ़ोन करें कृपया। इस समय मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ। 6:30 बजे तक फ्रेश होकर बालकनी में बैठी शिकंजी का स्वाद ले रही थी। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। ड्राइंग रूम से मोगरे की अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू उसे ताजगी का एहसास करा रही थी। अस्ताचल को खामोशी से जाता सूरज आकाश के पश्चिमी छोर को गहरे नारंगी और हल्के पीले रंग से भरता हुआ पल पल धरती की आगोश में समाता जा रहा था। सुरमई शाम बड़ी नज़ाकत के साथ अपने आंचल से आसमान के पूर्वी हिस्से को ढांपती लहराती चली आ रही थी। ठीक 7 बजे करुणा का मोबाइल बज उठा। एकाएक उसे ध्यान आया कि यह वही व्यक्ति होगा। उसने झटपट प्रोफेशनल एटीट्यूड में उतरते हुए हेलो कहा। जी, मैं समीर सिन्हा। ओह यस। वैसे मिस्टर सिन्हा, आपको मेरी वास्तु संबंधी कंसल्टेंसी के बारे में कहाँ से पता चला? आपके ऑफिस के मिलिंद देशमुख से। ओह आई सी, मिलिंद देशमुख। लेकिन उनसे इस विषय पर मेरी कभी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। ना ही मैंने ऑफिस में किसी को अपने इस शौक के बारे में कुछ बता रखा है। फिर उन्हें कैसे पता चला? एनीवे, आप मुझे अपना पता लिखा दें। रविवार लंच से पहले मैं आती हूँ। करुणा नीलू को 2-3 दिन से फ़ोन करना चाह रही थी। कुछ फेंगशुई संबंधी प्रयोग उसे बताना चाहती थी, पर वह और घरवाले माने या ना माने यह सोचकर अपने को रोक लेती थी। करुणा ने अपने को बहुत रोका, लेकिन अंत में उससे रहा नहीं गया तो उसने नीलू को फ़ोन कर ही डाला। हेलो। हेलो। हाँ नीलू, मैं करुणा। हाँ करुणा, कैसे याद किया? नीलू एक बिन मांगा सुझाव देना चाहती थी। तू अपने बेडरूम के पर्दों का रंग बदल दे और वो जो लकड़ी का शेल्फ उत्तर दिशा में रखा है ना, उसे पूरब वाली दीवार से लगा कर रख। पर क्यों करुणा? ये मैं तुझे कुछ दिन बाद बताऊंगी। देख, अभी जानने की जिद मत करना प्लीज। क्षण भर के लिए कुछ और बातें करके करुणा ने फोन रख दिया। आज रविवार था। करुणा को आज राजेंद्र कुलकर्णी और समीर सिन्हा के घर जाना था। सौभाग्य से दोनों अपरिचितों के घर एक ही दिशा में थे, इसलिए उसका कीमती समय ड्राइविंग में अधिक बर्बाद नहीं होगा, ये सोचकर वो खुश थी। नाश्ते के बाद तैयार होकर वह पहले बैंड गार्डन कुलकर्णी जी के घर पहुंची। उसने कॉलबेल बजाई तो एक प्यारी सी लड़की ने उसका स्वागत किया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह कुलकर्णी जी की बेटी होगी। वह सीधे उसे ड्राइंग रूम में ले गई और कुलकर्णी जी को सूचित किया। कुलकर्णी जी दाएं पैर पर जोर देकर चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। करुणा ने उठकर नमस्कार किया। बदले में सरल स्वभाव कुलकर्णी जी ने उसका स्वागत करते हुए आराम से बैठने का संकेत किया। करुणा ने बिना समय गंवाए पहले घर का निरीक्षण करने का निवेदन किया। कुलकर्णी जी साथ चलने के लिए मुखातिब हुए तो करुणा ने उनके ठीक से न चल पाने की समस्या का ख्याल करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा और उनकी बेटी के साथ सारे घर का भली भांति निरीक्षण किया। तभी उसके पीछे पीछे मिसेस कुलकर्णी बड़े प्यार से यह कहती आईं, बेटा पहले कुछ चाय वगैरह ले लेती, बाद में घर देख लेती। आंटी आप परेशान ना होइए, चाय भी पी लूंगी, लेकिन पहले काम फिर जैसा आप चाहें। घर का बारीकी से निरीक्षण करके उसने एक कागज मांगा और उस पर वास्तु के तहत अपेक्षित सुझाव लिख दिए। मिस्टर कुलकर्णी के स्वास्थ्य के बारे में, मिसेस कुलकर्णी और उनकी बेटी के बारे में औपचारिक बातें करके कुछ देर बाद उसने जाने की इजाज़त ली और समीर सिन्हा के घर बोट क्लब रोड की ओर उसकी कार
दौड़ने लगी। 10 मिनट में वह मिस्टर सिन्हा की सोसाइटी में दाखिल हो गई थी। वॉचमैन से उसने बिल्डिंग का बी विंग पूछा और लिफ्ट से मिस्टर सिन्हा के फ्लैट के सामने पहुंच गई। कॉल बेल बजने पर किसी पुरुष ने दरवाज़ा खोला। शायद वह मिस्टर सिन्हा ही थे। तभी वह व्यक्ति बोला, आइए आइए मिस गर्ग ना, आप मिस्टर सिन्हा? जी जी, आइए बैठिए। बैठने से पहले करुणा बोली, अगर पहले आप मुझे अपना घर दिखा दें तो ठीक रहेगा, जैसा आप चाहें। करुणा ने निरीक्षण करते हुए पैनी नज़र से देखा कि घर बड़ा बेतरतीब सा था। बेडरूम में तो जैसे गदर मचा हुआ था। कोई भी चीज़ ढंग से जगह पे रखी हुई नहीं थी। मेज़ पर किताबें बिखरी पड़ी थी। बिस्तर भी सुबह उठने के बाद से शायद बनाया ही नहीं गया था। कंबल नीचे लटक रहा था। चादर, तकिया सब उबासी ले रहे थे। बिस्तर के नीचे से शराब की बोतल की गर्दन झांक रही थी। बालकनी तो जैसे कबाड़खाना ही थी। लगता था उसमें झाड़ू लगे 15-20 दिन हो गए थे। छत में लटके हुए जाले हवा में लहरा रहे थे। वह ना चाहते हुए भी अनायास ही पूछ बैठी, क्या घर की सफाई के लिए कोई नौकर वगैरह नहीं है क्या आपके पास? क्यों नहीं, बाई आती है ना। तो फिर घर की ऐसी हालत क्यों? मैं तो काम पर चला जाता हूँ, वह मेरे जाने के बाद बस अपने मन के अनुसार काम आधा अधूरा करके चली जाती है। करुणा ने उसके साथ असहज सा महसूस करना शुरू कर दिया था। घर की तरंगें, समूचा वातावरण करुणा को रुग्ण सा बनाने लगा था। अब तक वह किसी तरह अपने को संभाल लेती। वापस आकर ड्राइंग रूम में बैठने के बजाय वह उखड़ी उखड़ी सी खड़ी रही तो उसको तिरछी नज़रों से चोरी से देखता सिन्हा बोला, आप खड़ी क्यों हैं? कुछ ठंडा या गर्म क्या लेंगी आप? बताइए तो कुछ, कि आपने क्या देखा? नहीं, कुछ नहीं लेना। प्लीज़ आप परेशान ना होइए। देखिए मिस गर्ग, मेरा बिजनेस पिछले 6 महीने से बड़ा डाउन चल रहा है। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। हर तरह से ध्यान दे रहा हूँ, फिर भी संभल नहीं पा रहा। करुणा का मन हुआ कि उससे कहे कि संभलने की ज़रूरत तो बिजनेस के साथ साथ उसे खुद को भी है, पर वह खामोश रही। उतने में सिन्हा फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाया और गिलास में पलटते हुए बीच बीच में कुछ अजीब तरह से करुणा की ओर देखने लगा। करुणा के मन में खतरे की घंटी बजने लगी। उसे लगा कि कहीं वह चक्कर खाकर गिर न पड़े। धीरे धीरे उस घर का सिक वातावरण उसकी परेशानी बढ़ाता जा रहा था। बताइए ना करुणा जी, मुझे क्या करना चाहिए? सुना है कि आपके द्वारा की गई वास्तु बड़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। हम पर भी थोड़ा करम कर दीजिए। उसका यह लहजा करुणा को वाकई आपत्तिजनक लगा। गम खाती सी वह बोली, आई एम सॉरी मिस्टर सिन्हा, मैं आपके घर में कुछ भी नहीं कर सकूंगी। बट वाई, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे तो हर हाल में आपसे वास्तु करानी ही है। करुणा ने उसे समझाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर सिन्हा, परिणाम बहुत सी बातों पर निर्भर करते हैं। ये सब हासिल करना इतना आसान नहीं है, या कोई जादू नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। लेकिन सिन्हा तो अपनी जिद पर अड़ा था कि करुणा को उसके गिरते बिजनेस को उठाना ही है, मरती क्या ना करती। यह सोचकर करुणा ने उसे वास्तु के हिसाब से अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए कहा और क्रिस्टल, चाइम्स आदि टांगने, कछुआ जलपात्र में रखने, गोलाकार चौड़े पत्ते वाला पौधा गमले में ईशान कोण में रखने की अपनी ओर से नेक सलाह दी। लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता था कि परिणाम ढाक के 3 पात ही रहने वाले हैं। फिर भी उसने कहा कि 1 महीने बाद सिन्हा फ़ोन करके उसे बताए कि क्या कुछ सुधार हुआ है। किसी तरह वह उस दम घोटू घर से निकलकर बाहर आई तो खुले आकाश के नीचे जैसे उसकी सांस में सांस आई। रात में उसे बड़ी देर में नींद आई। वह अभी तक असहज थी। इतने कम समय में सिन्हा के घर से वह कितनी ढेर सारी नकारात्मकता अपने अंदर समेट लाई थी। उसे पूरे 4 दिन लगे थे अपने आप को पूरी तरह ठीक करने में। नवंबर की गुलाबी सुबह थी। न जाने वर्षा किस खुशी में शरद से मिलने आई थी। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। मिट्टी की सौंधी खुशबू उसे बाल सुलभ उल्लास से भरने लगी। आज से दिवाली की 2 दिन की छुट्टी थी। वह क्रॉसवर्ड लाइब्रेरी जाकर वास्तु पर सुब्रमण्यम की नई प्रकाशित पुस्तक पढ़ना चाहती थी। कमरे में रखा फ़ोन बज उठा और उसके साथ वह भी उठ खड़ी हुई। मिस्टर कुलकर्णी का फ़ोन था। करुणा के मस्तिष्क में विचार कौंधा कि अभी तो 1 महीना होने में 7 दिन बाकी है। सब खैरियत तो है मेरे बुजुर्ग क्लाइंट के साथ। यह तर्क वितर्क करते हुए करुणा ने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से मिस्टर कुलकर्णी का प्यार और आशीष भरा स्वर कानों में गूंज गया।
अरे बेटा, मान गए। तुम्हारे वास्तु निदान ने तो वाकई मेरे घर में जैसे चमत्कार सा कर दिया है। बेडरूम में पलंग की दिशा बदलने पर 1 महीना पूरा होने से पहले ही मैं तो बेहद स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पैर का दर्द जो दवा और मालिश से भी नहीं जा रहा था, वो न जाने कहाँ, कब और कैसे चला गया आज सवेरे से। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि मेरी बिटिया को विप्रो कंपनी से एक ऊंचा ऑफर आया है, उसकी पहली नौकरी के अनुभव के आधार पर। करुणा की खुशी का ठिकाना न था। उसने उन्हें ढेर सारी बधाई दी। आज उसके अनुभव में यह बात एक बार और निर्धारित हो गई कि यदि इंसान का कर्म जगत उत्तम और स्वच्छ हो तो वास्तु के सकारात्मक परिणाम बड़ी जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मिस्टर कुलकर्णी के घर में घटा। चाहे भारतीय वास्तुशास्त्र हो या चाइनीज, इन शास्त्रों के भी परिणाम देने के कुछ मानदंड होते हैं। ये हर इंसान हर घर में यूं ही आशीर्वादों की बरसात नहीं करते। पहले व्यक्ति की सुपात्रता जांचते परखते हैं, तब मेहरबान होते हैं, वह भी थोड़े थोड़े विराम के साथ। सिन्हा के घर जाए करुणा को 1 महीना कल पूरा होने वाला था। कुपात्र सिन्हा के माध्यम से करुणा के अनुभव में एक नई कड़ी जुड़ने वाली थी। उसके लिए वह मन ही मन तैयार भी थी। पूरा दिन निकल गया, अगला दिन भी बीत गया, पर सिन्हा का कोई फोन नहीं आया। तीसरे दिन निराश हताश सिन्हा का फोन आ ही गया। वह तड़कता भड़कता सा बोला, बेकार है आपका वास्तुशास्त्र, आप बेकार, आपकी फेंगशुई बेकार। न घर में शांति न बाहर शांति, बिजनेस वैसे ही ठप है। 2 कौड़ी की है आपकी फेंगशुई, आपका वास्तुशास्त्र। करुणा बड़े धैर्य से अपनी और वास्तुशास्त्र की शान में सिन्हा के जहरीले शब्द सुनती रही। वह तो उसी दिन उसके घर में महसूस कर रही थी कि यहाँ वास्तु भी कामयाब होने वाली नहीं, जब तक कि उस आदमी के दिलो दिमाग का और उसके घर का कचरा साफ नहीं होगा। अब इस नासमझ को वह कैसे समझाए कि वास्तु भौतिक और आध्यात्मिक जगत का एक ऐसा अनूठा विज्ञान है जो भारतीय ऋषियों, दिव्य दृष्टाओं के हजारों वर्षों के अनुभवों और अलौकिक आंतरिक दृष्टि के समागम से विकसित होता हुआ अस्तित्व में आया है। सृष्टि के 5 तत्वों, सौरमंडल के ग्रहों की ऊर्जा, अद्भुत शक्तियों की महत्ता को समझते हुए ही भारतीय ऋषियों ने जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, समृद्धि हेतु प्रकृति और मनुष्य तथा उसके द्वारा निर्मित रचना कृतियों में समरसता और संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से विशिष्ट सिद्धांत वास्तुशास्त्र नाम से विकसित किए गए। जीवन में उनका कितना महत्व है, उसे सिन्हा कैसे महसूस कर सकता है। प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़े वास्तु और फेंगशुई को जीवन में उतारने पर 100% परिणाम तभी मिल सकते हैं जब इंसान की खुद की जीवन शैली भी स्वच्छ और पारदर्शी हो, उसके कर्म उजले हों। 100% नहीं तो कम से कम 70% का अनुपात तो सही कार्यों का हो, वरना जाने अनजाने किए गए गलत और निकृष्ट कर्मों की नकारात्मकता समूचे जीवन में इतनी सघनता से जमा हो जाती है कि वास्तु और फेंगशुई को, उस कचरे को व्यक्ति के जीवन और घर से साफ करते करते एक लंबा समय लग जाता है। जब तक स्वार्थ, चालबाजी, धोखेबाजी, ईर्ष्या, लालच, हिंसात्मक रुझान से भरे व्यक्ति के अंतःकरण और रूढ़ प्रवृत्ति के नकारात्मक अंशों का निष्कासन नहीं होता, तब तक चाहे वह ईश्वर की पूजा अर्चना हो या वास्तु हो, सबकी शक्ति इच्छित परिणाम देने के बजाय व्यक्ति के जीवन का कचरा निकालने में लग जाती है। 7 महीने पहले अनुराग गुप्ता जी की पत्नी ने जब उससे अपनी समस्या बताई कि वे लोग उनके घर से लगा हुआ फ्लैट पिछले 3 साल से खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं, मकान मालिक को 6 लाख भी दे दिए हैं, शेष 2 लाख घर के कागजात हाथ में आने पर देने की बात भी तय है, जरूरी लिखत पढ़त भी हो चुकी है, लेकिन मकान मालिक घर की चाबी देने में तंग कर रहा है, देने के लिए मना भी नहीं करता और किसी न किसी बहाने से टालता रहता है। 3 साल से इतना महत्वपूर्ण मामला अधर में बिना बात ही लटका हुआ है, पैसा भी फंसा हुआ है। इससे तो वो राशि कहीं अच्छी खासी स्कीम में लगाई होती तो खासा ब्याज ही मिलता। करुणा ने एक दिन का समय मांगा और उस सच्चे सरल पड़ोसी युगल के लिए फेंगशुई की सिर्फ 2 चीजें वह खुद खरीद कर लाई। उन्हें नमक के पानी में डुबो कर रखा, फिर धोकर पहुंचकर अगले दिन पूजा के समय अपनी अंजलि में लेकर दिल की गहराइयों से प्रार्थना करते हुए ऊर्जित किया। मिसेस गुप्ता के घर 10 बजे जाकर समस्या के निदान देने वाली दिशा और कोण में उन ऊर्जित वस्तुओं को कायदे से रखा। संभवतः अगले ही दिन से गुप्ता जी के घर में ऊर्जित वस्तुओं का ऊर्जा चक्र इस तेजी से सक्रिय हुआ कि 1 सप्ताह बीतते बीतते पास वाले फ्लैट की चाबी उनके हाथ में आ गई।
दोनों पति पत्नी मिठाई लिए उसके पास यह खुशखबरी लेकर आए और भाव विह्वल मिसेस गुप्ता तो उसके पैर ही छूने लगी। करुणा ने तेजी से पैरों की ओर बढ़ते उनके हाथों को थाम कर उन्हें प्यार से समझाया कि इसके हकदार वे दोनों खुद हैं, क्योंकि वे दोनों इतने साफ दिल के हैं कि वास्तु उनके सकारात्मक तरंगों से भरपूर घर में तुरंत सक्रिय हो गई और उनका अटका काम बन गया। इस पर नाना करते अनुराग जी बोले, देखिए करुणा जी, ईमानदारी से 80% श्रेय तो आपको जाता है, क्योंकि आप दिल से प्रार्थना करके ऊर्जित करके जिस नेक भावना से हमारे लिए वो 2 चीज़ें लाई, उन्हें सही स्थान पे रखा, वो सब हम नहीं कर सकते थे। हाँ, 20% श्रेय हम सिर झुकाकर लेने को तैयार हैं कि हम सीधे सरल हैं, तो आपकी साधना वास्तु के दैवी प्रताप से सफल हो गई। हाँ तो देखिए ना, पूरा टीम वर्क है, खाली किसी एक को श्रेय नहीं जाता, सबकी अपनी अपनी भूमिका है इस उपलब्धि में, करुणा ने हंसते हुए कहा। पर आपके हाथ में शफा है, आपका दिल भी तो सरल और स्वच्छ है, तभी तो ये संभव हुआ। जैसे डॉक्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन एक से एक डिग्री होल्डर भी होंगे, लेकिन रोग को दूर भगाने का हुनर कुछ खास खास डॉक्टरों में ही सहज में मिलता है। उनके तो हाथ रखते ही जैसे मरीज ठीक होने लगता है, अनुराग ने खुशी खुशी तर्क देते हुए कहा। चलिए, अब जो भी है, आपकी समस्या हल हो गई, हमें तो इस खुशी में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए बस। करुणा चर्चा को विराम देने के इरादे से बोली। करुणा को एक और वाकया याद आया। ठीक इसी तरह दुबे जी का बेटा ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुका था, लेकिन वीज़ा मिलने में इतनी परेशानियां एक के बाद एक अड़ंगे आ रहे थे कि निराश होकर उसने जाने का इरादा ही छोड़ दिया था। जबकि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट में दुबे जी 10 लाख फीस भी जमा कर चुके थे। ऐसे में काम ना हो तो निराश तो होता ही है इंसान। पता चलते ही करुणा ने उनके बेटे को एक क्रिस्टल ऊर्जित करके दिया और उसने जैसे बताया पूजा स्थल में उसे रखकर रोज मिसेस दुबे और उनके बेटे ने प्रार्थना की। ठीक 8 दिन के अंदर उसका बाधित काम बन गया। वह नई पीढ़ी का युवक चकित हुआ और करुणा को थैंक्स कहते नहीं थका। यह अटका काम इसलिए बना क्योंकि दुबे परिवार की ओर से कहीं कोई कमी थी ही नहीं। एम्बेसी वाले कभी कभी यूं ही एटीट्यूड फेंका करते हैं, सो वास्तु शक्ति ने उस निरर्थक एटीट्यूड और अकारण के अड़ंगों का सफाया कर दिया और बच्चा अपना भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ चला। अब करुणा वास्तु शक्ति के इन अलौकिक महीन बिंदुओं को सिन्हा जैसे जड़ बुद्धि लोगों को कैसे समझाए, सिवाय इसके कि ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए जो इन बारीकियों के समझने, जीवन में उतारने की दिली इच्छा रखते हैं, उनका भला किया जाए। ये सोचकर करुणा स्फूर्ति से भर उठी और ऑफिस जाने की तैयारी में जुट गई। सिन्हा ने जो उसकी शान में फ़ोन पर कसीदे पढ़े थे, उन्हें याद करके उसे हंसी आने लगी। उसे लगा कि कई बार नासमझ इंसान की कड़वी बातें भी किस तरह मनोरंजन का साधन बन जाती हैं। काश कि वह सिन्हा को समझा पाती कि जीना एक कला है। मूर्ख रो के जीता है और अक्लमंद हंसकर। क्या खूब कह गए हैं संत कबीर। ईश्वर ने प्रकृति में चारों ओर इतनी संपदा हमें बख्शी है, उसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। काश कि ईश्वर के ऐश्वर्य में, प्रकृति की दिव्य शक्तियों में आस्था उपज जाए सभी लोगों की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।